अभी भी जब वो अपना वो भयानक मेकअप करती थी जिसे देखकर सब डर जाते थे, पर दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस समय भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आता था जब वो बिना मेकअप के साथ आता था। कभी कभी तो आरोही भी हैरान हो जाती थी, क्या दक्ष को उसका ये चेहरा देखकर घिन नहीं आती थी। भले ही ये सिर्फ एक मेकअप था, फिर भी बहुत डरवाना था। शायद इसलिए आरोही जब भी दक्ष के साथ होती थी तो वो एक अलग ही लड़की बन जाती थी। वो उसके सामने एकदम बच्ची बन जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कितनी भी पागलों पागलों वाली हरकत क्यों ना करे, दक्ष तब भी उससे उतना ही प्यार करेगा, उसकी उतनी ही केयर करेगा। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन। बेल की आवाज सुनकर एक मैड ने दरवाजा खोला। रुद्रम ने जब आर्या की जगह किसी मैड को दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस उस मैड को एक कोल्ड लॉक देकर सीधे अंदर चला गया। वही रुद्रम को इस तरह देखकर मैड डर गए। उसे समझ ही नहीं है कि उसने क्या किया जो रुद्रम उसे इस तरह गुस्से से घूर रहा था, पर बेचारी को क्या पता था गलती उसकी नहीं, उसकी टाइमिंग की थी। अब कोई इंसान ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसे पहले अपनी खूबसूरती बीवी को देखना होता है, न कि किसी मैड को। इसलिए जब रुद्रम ने आर्या की जगह किसी मैड को दरवाजे पर देखा तो उसका मूड जो पहले ही खराब था वो और खराब हो गया। वही रुद्रम जब अंदर आया तो उसकी नज़र आर्या पर गई, जो मजे से टीवी देख रही थी और बिच बिच में खिलखिलाकर हंस रही थी। ये देखकर रुद्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधी जाकर उसके और टीवी के बीच खड़ा हो गया ताकि आर्या का ध्यान टीवी से हटकर उस पर आ जाए। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या रुद्रम को घूरते हुए अपनी चिरचिरी भरी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, सामने से हटिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं टीवी देख रही हूँ, चलिए हटिए। इतना बोलकर आर्या रुद्रम को अपने सामने से हटाने लगी, लेकिन मजाल हो कि रुद्रम अपनी जगह से टस से मस भी हुआ हो, उल्टा तो वो उसी जगह पे खड़ा रहा और गुस्से से आर्या का हाथ पकड़ते हुए उसे दबाते हुए बोला, वाइफी अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी मनमानी करो, अगर मैं अपनी मनमानी पर आया तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पहले वो जब भी घर आता था आर्या वही हॉल में बैठे उसके आने का इंतजार करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, वो सब कुछ करती थी जो एक पत्नी एक पति के लिए करती हो, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वो ऑफिस से थका हारा घर आया था और आर्या मजे से टीवी देख रही थी, जैसे उसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। आर्या को हाथ बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रुद्रम ने ठीक उसी जगह उसे पकड़ा था जहां सुबह उसने उसे चोट पहुंचाई थी। दर्द के कारण आर्या के जबड़े कस गए। वो अपनी कलाई को रुद्रम के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर मैंने क्या है, आप मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो बस आपको साइड होने ले लिए बोल रही थी और एक आप है कि मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हो। फिर आर्या थोड़ा रुककर बोली, अब मेरा हाथ छोड़ोगे भी, या जो काम आप सुबह नहीं कर पाए वो काम अभी करना चाहते हो मेरी कलाई तोड़ के, क्योंकि जिस तरह से अपने इसे पकड़ा है ना उस फोर्स से तो इसका टूटना पक्का तय है। इतना बोलते बोलते आर्या की आवाज़ थोड़ी रुंध गई थी और आंखें हल्की नम हो गई थी, क्योंकि सच में उसे बहुत दर्द हो रहा था। आर्या के बोलने पर रुद्रम को रियलाइज हुआ कि उसकी पकड़ आर्या की कलाई कुछ ज्यादा ही तेज थी। ये महसूस होते ही रुद्रम ने तुरंत आर्या का हाथ छोड़ दिया और ऊपर जाते हुए बोला, खाना लगा के रखो, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोल रुद्रम आर्या का जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। रुद्रम के वहां से जाने के बाद आर्या ने अपनी कलाई देखी जो अब लाल हो चुकी थी और जिसमें अब रुद्रम के उंगलियों के छाप चुके थे। आर्या को दर्द भी हो रहा था, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रुद्रम ने बेवजह उस पर गुस्सा किया था। उसने तो आज कुछ किया भी नहीं, वो तो शांति से टीवी देख रही थी। आर्या अपने हाथ में फूंक मारते हुए खुद से चिढ़ते हुए और रुद्रम की नकल करते हुए बोली, खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। वो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूँ, जैसे कि वो आएंगे और मैं उनसे बड़े प्यार से बोलूँगी, आइए स्वामी भोजन तैयार है, आप विराजे और मैं परोसती हूँ। हम इतना बोल आर्या ने अपना मुंह ऐंठ लिया। पहले वो ये सब करती थी क्योंकि उसे अपनी वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता था कि वो उसकी पत्नी है, न कि कोई नौकर। रूम में पहुंचकर रुद्रम सीधे अपने बाथरूम में चला गया। इस समय वो बहुत डरवाना लग रहा था, उसके आसपास से भयानक ऑरा निकलता था। वो बिना किसी इमोशन को अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आया जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आर्या को साथ लिया था, और वो याद आते ही रुद्रम अपना हाथ जोर से दीवार पे मारते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से बोला, क्यों 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 ऐसा क्यों, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा रहा है कि आर्या के लिए मुझसे ज्यादा वो टीवी को इम्पोर्टेंट है, क्यों क्यों। रुद्रम बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था, पर शायद इसका जवाब खुद रुद्रम के पास नहीं था, इसलिए तो वो चाहकर भी अपने गुस्से की नहीं संभाल पा रहा था।
रुद्रम को याद आया कैसे उसने आर्या की कलाई को जोर से पकड़ा था। अपनी इस हरकत पर पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो बाथरूम से निकलकर के अपने पंचिंग बैग कर पास गया और उसे मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा। रुद्रम तब तक उसे पंच करता था जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। रुद्रम के वहां से जाने के बाद आर्या ने अपनी कलाई देखी जो अब लाल हो चुकी थी और जिसमें अब रुद्रम के उंगलियों के छाप चुके थे। आर्या को दर्द भी हो रहा था, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रुद्रम ने बेवजह उस पर गुस्सा किया था। उसने तो आज कुछ किया भी नहीं, वो तो शांति से टीवी देख रही थी। आर्या अपने हाथ में फूंक मारते हुए खुद से चिढ़ते हुए और रुद्रम की नकल करते हुए बोली, खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। वो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूँ, जैसे कि वो आएंगे और मैं उनसे बड़े प्यार से बोलूंगी, आइए स्वामी भोजन तैयार है, आप विराजे और मैं परोसती हूँ। हम इतना बोल आर्या ने अपना मुंह ऐंठ लिया। पहले वो ये सब करती थी क्योंकि उसे अपनी वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता था कि वो उसकी पत्नी है, न कि कोई नौकर। रूम में पहुंचकर रुद्रम सीधे अपने बाथरूम में चला गया। इस समय वो बहुत डरवाना लग रहा था, उसके आसपास से भयानक ऑरा निकलता था। वो बिना किसी इमोशन को अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आया जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आर्या को साथ लिया था और वो याद आते ही रुद्रम अपना हाथ जोर से दीवार पे मारते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से बोला, क्यों 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 ऐसा क्यों, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा रहा है कि आर्या के लिए मुझसे ज्यादा वो टीवी को इम्पोर्टेंट है, क्यों क्यों। रुद्रम बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था पर शायद इसका जवाब खुद रुद्रम के पास नहीं था, इसलिए तो वो चाहकर भी अपने गुस्से की नहीं संभाल पा रहा था। रुद्रम को याद आया कैसे उसने आर्या की कलाई को जोर से पकड़ा था। अपनी इस हरकत पर पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो बाथरूम से निकलकर के अपने पंचिंग बैग कर पास गया और उसे मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा। रुद्रम तब तक उसे पंच करता था जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। थोड़ी देर बाद जब रुद्रम फ्रेश होकर नीचे आया तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गए जहां आर्या बड़े मजे से कुछ खा रही थी। वही आर्या को इस तरह बिना उसका इंतजार किए खाता देख रुद्रम की आंखें छोटी छोटी हो गए। वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ आर्या के पास गया और ठीक उसके सामने अपने हाथ बांधे खड़ा हो गया। आर्या ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं, वो बस मजे से अपनी मैगी खा रही थी। आर्या का इस तरह का रिएक्शन देख रुद्रम से और कंट्रोल नहीं हुआ, वो लगभग आर्या पर चिल्लाते हुए बोला, वाइफी मेरा खाना कहाँ है। लेकिन आर्या के कान में जू तक नहीं रेंगी, वो अभी भी वैसे ही अपना मैगी खा रही थी। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने रुद्रम की बात सुनी ही नहीं। आर्या का इस तरह खुद को इग्नोर करता देख रुद्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली जैसे वो कुछ तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रुद्रम को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे इग्नोर करे, खासकर उसकी बीवी। आर्या जब भी उसे इग्नोर करती थी वो जैसे गुस्से से पागल हो जाता था। ऐसा क्यों था उसे खुद नहीं पता था, बस आर्या का इग्नोर करना नहीं पसंद था। वैसे भी रुद्रम अग्निहोत्री था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा क्यों था। उसे बस जो चीज़ नहीं पसंद थी मतलब नहीं पसंद थी, उसे रीजन से कोई मतलब नहीं था, नहीं उसे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट था। रुद्रम ने एक गहरी सांस ली और एक कुर्सी खींचकर ठीक आर्या के बगल में बैठ गया और एक झटके से उसने आर्या की बाउल जिससे वो मैगी खा रही उससे वो छीन ली। रुद्रम का ऐसे करने से आर्या बस उसे देखती ही रह गई। तभी आर्या की नज़र आर्या के होठ पर गए जहां अभी भी थोड़ी सी मैगी लगी हुई थी। ये देखकर रुद्रम की आंखें चमक उठी। वही आर्या अभी भी हैरानी भरी नज़रों से रुद्रम को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्रम की प्रॉब्लम क्या थी। क्या वो अब उसे शांति से बैठकर उसकी प्यारी मैगी भी खाने नहीं दे सकता है। आर्या को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके और उसके प्यारे मैगी के बीच में आए। गुस्से में आर्या के दोनों गाल टमाटर की तरह फूल गए थे, पर वो इस बात से अनजान से थी कि उसके सामने बैठे ये शैतान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तभी रुद्रम ने आर्या को उसकी कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लिया। आर्या इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिया, इसलिए वो ठीक रुद्रम के गोद में जा गिरी। रुद्रम ने एक हाथ से आर्या को अपनी गोद में एडजस्ट किया और दूसरे हाथ से उसका सर पकड़ अचानक से उसके होठों से अपने होंठ रख दिया और उसके होठ पर लगी मैगी को अपने मुंह में लेकर बड़े चाव से खाने लगा। आर्या बेचारी वो तो अभी तक शौक में थी, उसे समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या हुआ। क्या वो अच्छा भला बैठी अपना मैगी एंजॉय कर रही थी तो वो रुद्रम की गोद में कैसे पहुंच गए। रुद्रम आर्या के होठों पर लगी सारी मांगी चट कर गया। उसे आज ये आम सी मांगी भी बहुत टेस्टी लग रही थी, जैसे ये दुनिया का बेस्ट खाना हो।
वो थोड़ी सी मांगी खाने के बाद रुद्रम के चेहरे पे एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा था। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो मुंह खोले अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे उसे ही देख रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई पर उसने जल्दी से उसे छुपा ली। रुद्रम आर्या की कमर पर चुटकी काटते हुए बोला, वाइफी माना कि मैं हैंडसम हूं पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूरो। रुद्रम के इस तरह उसके कमर पर चुटकी काटने से आर्या के मुंह से एक आह निकल गए, लेकिन जैसे ही उसने रुद्रम की बात सुनी उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे शर्म आ रही थी। आर्या जल्दी से अपना शर्म को छुपाते हुए रुद्रम को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं और ये क्या बार बार आप मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हो। इतना बोलकर रुद्रम झट से रुद्रम की गोद से उठकर वापस अपनी सीट पर बैठ गए और रुद्रम के पास रखी अपनी मैगी की बाउल वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली, और इसे मुझे वापस दीजिए। इतना बोल आर्या ने अपना हाथ बोल लेने के लिए बढ़ाया ही था कि रुद्रम आर्या के का हाथ को पकड़ उसकी आंखें में देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो वाइफी। आर्या अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रही हूँ मतलब आपको दिख नहीं रहा है, मैं अपना बाउल वापस ले रही हूँ। अब छोड़िए भी मेरा हाथ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे मेरी मैगी खानी है। ये सुनकर रुद्रम फिर से आर्या को उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बड़ी ही मैदहोशी भरी आवाज में बोला, भूख तो मुझे भी लगी है वाइफी, पर मुझे तो मेरा खाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरा खाना लगा कर रखना, तो तुम्हें मेरा खाना क्यों नहीं लगाया। तुम्हें पता है न, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इस वक्त रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि आर्या को रुद्रम की सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी। रुद्रम जब बोल रहा था तब उसके होंठ आर्या के होठों से टकरा रहे थे, जिससे आर्या एकदम से कौंप गए। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लांक हो चुका थी। रुद्रम जब भी उसके इतने करीब होता था वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देती थी, और आज भी उसके कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो रुद्रम को खुद से दूर करना चाहती पर वो चाह कर भी वो नहीं कर पा रही थी। जो उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, पर दिल कर कह रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान उसका पति है जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल और दिमाग के जंग में आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब आर्या क्या करेगी, उसका क्या फैसला होगा। क्या इस बार भी वो अपने दिल के हाथों हार जाएगी और खुद को रुद्रम के हवाले कर देगी, या उसे खुद से दूर कर देगी। आर्या अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रही हूँ मतलब आपको दिख नहीं रहा है, मैं अपना बाउल वापस ले रही हूँ। अब छोड़िए भी मेरा हाथ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे मेरी मैगी खानी है। ये सुनकर रुद्रम फिर से आर्या को उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बड़ी ही मैदहोशी भरी आवाज में बोला, भूख तो मुझे भी लगी है वाइफी, पर मुझे तो मेरा खाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरा खाना लगा कर रखना, तो तुम्हें मेरा खाना क्यों नहीं लगाया। तुम्हें पता है न, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इस वक्त रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि आर्या को रुद्रम की सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी। रुद्रम जब बोल रहा था तब उसके होंठ आर्या के होठों से टकरा रहे थे, जिससे आर्या एकदम से कौंप गए। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लांक हो चुका थी। रुद्रम जब भी उसके इतने करीब होता था वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देती थी, और आज भी उसके कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो रुद्रम को खुद से दूर करना चाहती पर वो चाह कर भी वो नहीं कर पा रही थी। जो उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, पर दिल कर कह रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान उसका पति है जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल और दिमाग के जंग में आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, आरोही अभी भी वही कॉलेज के कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और सबको बातें करते हुए सुन रही थी। आरोही को उन लोगों की बातें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आरोही को बस दक्ष से मतलब था, जब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कुछ कर सकती थी। तभी उसकी नज़र भीड़ के बीच खड़ी सिया पर गई। वो आगे आने की कोशिश कर रही थी पर कोई भी उसे आगे नहीं आने दे रहा था, या कहे किसी ने सिया को देखा ही नहीं। उनका सारा ध्यान आरोही की तरफ था। आरोही ने उस दिन के बाद आज सिया को देखा था। उसे नहीं पता था कि उसके और ऋषभ के बीच क्या हुआ, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हुआ होगा। आरोही ने सबको इग्नोर किया और सीधे चलकर सिया के पास जाने लगी। जब भीड़ ने आरोही को अपने तरफ आते देखा तो वो सब एक्साइटेड हो गए। आरोही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी सब साइड होते जा रहा थे और उसके लिए आगे जाने की जगह बना रहे थे। सब लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आरोही कहाँ जा रहा है। एक लड़का बोला, ये कहाँ जा रही है।
क्या ये कार्तिक के पास जा रही है? क्योंकि आरोही जिस तरफ जा रही थी उस तरफ कार्तिक खड़ा था, तो सबको लगा कि आरोही कार्तिक के पास जा रहे थे। वैसे भी अभी थोड़ी दिन पहले ही कार्तिक ने पूरे कॉलेज के सामने आरोही से अपने प्यार का इजहार किया था, और अब आरोही का असली चेहरा देखकर सबको लग रहा था कि कार्तिक के लिए आरोही से अच्छी कोई हो नहीं सकती। कुछ तो ऐसा भी लग रहा था कि कार्तिक को पहले से आरोही की असलियत पता थी, वरना उस जैसा आउटस्टैंडिंग इंसान आरोही जैसी बदसूरत लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता था। उस समय सब लोग बहुत शौक हो गए, लेकिन अब उन्हें बात ठीक लग थी। कॉलेज का हैंडसम हंक और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, दोनों की जोड़ी आउटस्टैंडिंग होगी। कार्तिक भी आरोही को अपने तरफ आते देख रहा था। आरोही को इस तरह अपने करीब आता देख कार्तिक ने दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गए। सच में आरोही काफी खूबसूरत थी, लेकिन आरोही ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं। वो उसे इग्नोर करते हुए सीधा सिया के पास चली गई। वही ये देखकर कार्तिक ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। पता नहीं क्यों, पर उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आरोही सिया से बोली, क्या तुम ठीक हो? बहुत दिन हो गए, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या हमने जैसे सोचा था वैसा हुआ? सिया को उम्मीद नहीं थी कि इस सिचुएशन में भी आरोही को उसकी चिंता होगी। सिया जल्दी से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मेरे और ऋषभ के बीच कुछ नहीं है। मॉम डैड ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और उसे मुझसे दूर रहने की भी वार्निंग दी है कि अगर उसने अब मुझे परेशान किया वो उन्हें बर्बाद कर दे। वैसे भी डैड के पीछे हटने के वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब कुछ भी मेरा साथ करेगा। वैसे भी उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे देखा भी नहीं, और सच कहें तो सिया उसे देखना भी नहीं चाहती थी। भले ही वो अब ऋषभ से नफरत करती थी, पर वो ये बात को झूठला नहीं सकती थी कि एक समय पर उसने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था, तो उसके लिए सब कुछ भूलना आसान नहीं था। वही जब भीड़ ने आरोही को कार्तिक की जगह सिया के पास जाते देखा तो सब निराश हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने अपनी नजरें आरोही पर नहीं हटाई थी। वो अभी भी उसी तरह देख रहे थे। आरोही वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र ईशा के भयानक चेहरे पे गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऑफ कोर्स ये अब उसका प्लान था। वो आरोही से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो चाहती थी कि आरोही अपना सिर उठाने लायक न रहे, पर उसे क्या पता था कि उसका प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा। अगर उसे पता होता कि आरोही इतनी खूबसूरत है तो वो ऐसा कभी नहीं करती। सच में आज उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। ये बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ईशा को लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़की आरोही नहीं हो सकती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। तभी आरोही ईशा के पास जाते हुए बोली, आई होप कि तुमने जो देखा तुम्हें वो पसंद आया होगा। आरोही को आवाज सुनकर ईशा अपने सेंस में वापस आए, और आरोही को अपने इतने करीब देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, पर सच में आरोही की आउटस्टैंडिंग ब्यूटी थी। सच में आरोही की खूबसूरती के आगे सोनाली कुछ भी नहीं थी। आरोही ने एक आखिरी बार ईशा की तरफ देखा और फिर सिया के साथ वहां से चली गए। सॉरी, छोटे चैप्टर के लिए मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। फिर भी जितना हो सके मैंने लिख दिया। मुझे पता है कि आपको नए चैप्टर का इंतजार रहता है, बस मैंने आप सभी के लिए ये चैप्टर लिखा है। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? जब भीड़ ने आरोही को कार्तिक की जगह सिया के पास जाते देखा तो सब निराश हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने अपनी नजरें आरोही पर नहीं हटाई थी। वो अभी भी उसी तरह देख रहे थे। आरोही वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र ईशा के भयानक चेहरे पे गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऑफ कोर्स ये अब उसका प्लान था। वो आरोही से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो चाहती थी कि आरोही अपना सिर उठाने लायक न रहे, पर उसे क्या पता था कि उसका प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा। अगर उसे पता होता कि आरोही इतनी खूबसूरत है तो वो ऐसा कभी नहीं करती। सच में आज उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। ये बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ईशा को लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़की आरोही नहीं हो सकती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। तभी आरोही ईशा के पास जाते हुए बोली, आई होप कि तुमने जो देखा तुम्हें वो पसंद आया होगा। आरोही को आवाज सुनकर ईशा अपने सेंस में वापस आए, और आरोही को अपने इतने करीब देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, पर सच में आरोही की आउटस्टैंडिंग ब्यूटी थी। सच में आरोही की खूबसूरती के आगे सोनाली कुछ भी नहीं थी। आरोही ने एक आखिरी बार ईशा की तरफ देखा और फिर सिया के साथ वहां से चली गए। आरोही सिया से कुछ कहती उससे पहले ही उसके पास उसके डैड का फोन आया और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ा, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका नहीं मिला।
सिया जाना तो नहीं चाहती थी पर उसे डैड ने कहा था कि कुछ अर्जेंट है तो न चाहते हुए भी जाना पड़ा। आरोही सबसे पहले वॉशरूम गए और उसने खुद को क्लीन किया। उसका आज वापस घर जाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि दक्ष ने उसे कल बहुत परेशान किया था, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। आरोही वहां से सीधे अपने डॉर्मेट्री की तरफ चली गई। आरोही ने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला, किसी ने उसके कमर से पकड़कर अपने तरफ खींचा और उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और बिना एक सेकंड का समय गवाए उसके ऊपर आ गया और पागलों की तरह उसे किस करने लगा। आरोही की आंखें डर से फैल गए, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो इंसान कौन है तो उसने राहत को सांस ली। वही दक्ष पागलों की तरफ उसे किस कर रहा था, उसके किस में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे आरोही कहीं भी नजर नहीं आए तो उसकी आंखें एकदम से काली हो गई और जब उसे पता चला कि आरोही बिना बताए कॉलेज चली गई है तो उसकी गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। आरोही को इस तरह बिना बताए वहां से जाना दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वही आरोही दक्ष के गुस्से को साफ समझ पा रही थी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और दक्ष के किस में उसका साथ देने हैं। वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रही थी क्योंकि एक यही तरीका था दक्ष को शांत करने का। आरोही ने एक हाथ से दक्ष को कसकर उसकी कमर से पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में ले गए और उसे किस करने लगी। वही आरोही को रिस्पॉन्स करता देख दक्ष का गुस्सा एकदम से शांत हो गया और वो इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। दोनों में कोई भी एक दूसरों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों किसी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे ही 15 बीत गए पर वो दोनों अभी भी वैसी ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दक्ष को फील हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसकी लिप्स को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था। उसके इस तरह से बाइट करने से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकलने लगी। वही आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। पता नहीं आरोही में ऐसा क्या था जो दक्ष चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही में आते हुए भीनी भीनी खुशबू उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस हो रहा था। आरोही वो पहली लड़की थी जिसे देखकर दक्ष चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही के अलावा आज तक कोई भी लड़की दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। दक्ष को भी नहीं पता था कि उसे आरोही में क्या पसंद था। आरोही में ऐसा क्या था जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बस वो इतना जानता था कि इस दुनिया में आरोही के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं जो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। वही जब दक्ष ने और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके के साथ आरोही के टॉप को फोड़ दिया और अब आरोही की गोरी मखमली स्किन दक्ष के सामने थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वही दक्ष बेशर्मों की तरह उसे घूर रहा था, साथ ही साथ वो अपने हाथ से आरोही को छू भी रहा था। वो आरोही को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। आरोही को मखमली स्किन देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसकी पूरी बॉडी में जैसे आग लग गई हो। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा जो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दक्ष के इस तरह देखने से उसे बहुत शर्म आ रही थी। आरोही को इस शिमरता देखा दक्ष के चेहरे एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुआ लिया। फिर आरोही के हाथ को उसके चेस्ट से हटाते हुए बोला, वाइफी तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं को मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। मैंने न सिर्फ इसे देखा है बल्कि इसे टेस्ट भी है, इसलिए तुम्हें मुझसे ये छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ मेरी है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझे इसे प्यार करने से रोक सको। वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही का मुंह खुला और खुला रह गया। साथ ही साथ उसे दक्ष की बात सुनकर शर्म भी बहुत आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तभी आरोही की नज़र दक्ष की तरफ गई, पर दक्ष की नज़र तो कहीं और ही थी। वो अपनी इंटेंस भरी नज़रों से उसे घूर रहा था। वही दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के गाल शर्म के लाल हो गए और वो दक्ष को धक्का देते हुए बोली, हब्बी आप बहुत ही बेशर्म हो, छोड़िए मुझे हो, और आप यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। फिर कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए बोला, वाइफी शायद तुम भूल गए हैं कि तुम्हारी पति कौन है। इस दुनिया में कोई नहीं है तो दक्ष सिंघानिया को उसके बीबी के करीब आने से रोक सके। ये बोलते हुए दक्ष की बातों में घमंड साफ नजर आ रहा था। और ये सच भी ऐसा था। दक्ष सिंघानिया जो चाहे वो कर सकता था, जहाँ चाहे जा सकता था, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं था।
यहाँ तक कि प्रेसिडेंट तक उसके साथ अदब से बात करते थे। ऐसे ही लोग उसे बिजनेस वर्ल्ड का बेताब बादशाह नहीं कहते थे। और रही बात मेरी बेशर्मी को, तो वाइफी तुमने अभी मेरी बेहरमी देखी कहा है, पर कोई बात नहीं, अब जब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म होना किसी कहते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। दक्ष खड़ा हुआ और जल्दी से अपने कपड़े उतरकर आरोही के ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरोही को कुछ नहीं आया, और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हूँ दक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उसकी पकड़ से छूटना तो दूर की बात है। थोड़ी देर बाद रूम में सिर्फ आरोही की सिसकियां की आवाज़ सुनाई दी रही थी। बीच में आरोही की कहराने की आवाज़ भी आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दक्ष आरोही को तंग कर रहा था। दक्ष के हाथ आरोही के पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिससे आरोही को करंट लग रहा था। साथ ही साथ दक्ष उसके अपर बॉडी पर किस भी रहा था, जिस वजह से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी, और आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, जिस वजह से दक्ष इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। साथ ही साथ वो उस जगह को अपने जीभ भी लिंक भी कर रहा था, जिससे आरोही अपना कंट्रोल खोते जा रही थी। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब भी दक्ष उसके करीब होता था तो उसकी बॉडी उसकी नहीं रहती थी, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने दक्ष को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था कि किसी ने दक्ष को यहाँ देख लिया तो, पर दक्ष उसे कहा किसी बात से फर्क पड़ता था। जब आरोही ने देखा कि दक्ष नहीं रुकोगे तो थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया, और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया। पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, और ऊपर से ये सब चीज़ों के लिए ये सही जगह भी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उनका फर्स्ट टाइम एक गर्ल्स हॉस्टल के में हो, वो उसे स्पेशल बनाना चाहता था। इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। दक्ष के हाथ आरोही के पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिससे आरोही को करंट लग रहा था। साथ ही साथ दक्ष उसके अपर बॉडी पर किस भी रहा था, जिस वजह से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी, और आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, जिस वजह से दक्ष इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। साथ ही साथ वो उस जगह को अपने जीभ भी लिंक भी कर रहा था, जिससे आरोही अपना कंट्रोल खोते जा रही थी। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब भी दक्ष उसके करीब होता था तो उसकी बॉडी उसकी नहीं रहती थी, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने दक्ष को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था कि किसी ने दक्ष को यहाँ देख लिया तो, पर दक्ष उसे कहा किसी बात से फर्क पड़ता था। जब आरोही ने देखा कि दक्ष नहीं रुकोगे तो थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया, और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया। पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, और ऊपर से ये सब चीज़ों के लिए ये सही जगह भी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उनका फर्स्ट टाइम एक गर्ल्स हॉस्टल के में हो, वो उसे स्पेशल बनाना चाहता था। इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन रुद्रम आर्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए अपनी सेडिक्टिव टोन में बोला, बोलो ना वाइफी, मेरे भूख का क्या जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। हम रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि आर्या की उसकी सांसें अपने चेहरे पे साफ महसूस हो रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर झंझना गया। रुद्रम की करीबी उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रही थी। उसकी बॉडी न चाहते हुए भी रिएक्ट कर रहा थी, क्योंकि उसकी बॉडी को रुद्रम की करीबी की आदत हो चुकी थी। आर्या ने एक की गहरी सांस ली और खुद की शांत करने की कोशिश की। नहीं, वो इस तरह हार नहीं सकती थी। अगर वो आज हार गए तो वो चाह कर वो नहीं कर पाएगी जो उसने सोचा था। नहीं, वो अब और ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। उसे करना ही होगा। अगर उसे अपनी आज़ादी चाहिए तो उसे ये करना होगा। आर्या फिर खुद को संभालते हुए रुद्रम से अलग होकर वापस अपने जगह पर बैठते हुए बोली, आपको भूख लगी है तो मैं क्या करूं? क्या आपको सामने इतना बड़ा किचन दिखाई नहीं दे रहा है? आपको जो पसंद है आप खुद जाकर बना लीजिए। मैं कोई आपकी नौकर नहीं है जो आपके इशारे में नाचूं। अब मैं वो पहली वाली आर्या नहीं जिसे आप जब चाहे अपने इशारों में नचा सके, समझे आप?
ये बोलकर आर्या ने रुद्रम के हाथ से अपना बाउल ले लिया, वापस अपनी मैगी खाने लगी। वही रुद्रम जो अभी तक शांत था और आर्या के शांति से पेश आ रहा था, आर्या की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। आर्या की हिम्मत कैसे हुए उससे इस तरह बात करने की। गुस्से में रुद्रम अपना हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर मार दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ डाइनिंग टेबल पर रखा सारा सामान एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वही रुद्रम का ये रूप देखकर आर्या एकदम से कौंप गए। आर्या खुद को संभाल पाती उससे पहले ही रुद्रम बिना किसी वार्निंग के आर्या को अपनी गोद में उठा लाया और सीधे आर्या को हॉल में ले गया। ये देखकर आर्या और डर गए और घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन इस वक्त रुद्रम का गुस्सा उस पर हावी हो चुका था, उसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आर्या ने जो उससे कहा था, बस उसके कान में बस वही बात गूंज रही थी। हॉल में पहुंचकर रुद्रम ने एकदम गुस्से से आर्या को सोफे पर पटक दिया और रुद्रम के ऐसे करने से आर्या के मुंह से एक आह निकल गई, क्योंकि आर्या रुद्रम के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से उसका सिर टेबल से लग गया। दर्द के मारे आर्या के आंख में आंसू आ गए, पर रुद्रम को इस समय आर्या की आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, न ही उसे अभी उससे कोई लेना देना था। उसका दिमाग ये सोचकर खराब होता जा रहा था जो आर्या ने उससे थोड़ी देर पहले कहा था, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो उसकी इशारे पे नाचूं। वो उसकी नौकर नहीं पर उसकी पत्नी तो थी, तो क्या एक पत्नी का धर्म नहीं होता है, उसका पति दिन भर से थका हारा घर आया है तो उसके लिए खाना बनाए। पर इन सब में रुद्रम शायद ये भूल गया था कि उसने इतने सालों में उसने आर्या कभी पत्नी मना ही नहीं, न ही उसे कोई पत्नी का दर्जा दिया, बल्कि उसके साथ नौकरों से भी गंदा व्यवहार किया। तो अब वो किस हक से बोल रहा था कि आर्या उसकी बीवी और उसका फर्ज बनता है उसकी सेवा करना। आई नो, छोटा चैप्टर पर कल पक्का बड़ा और धमाकेदार चैप्टर दूंगी, बस आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सॉरी। आर्या फिर खुद को संभालते हुए रुद्रम से अलग होकर वापस अपने जगह पर बैठते हुए बोली, आपको भूख लगी है तो मैं क्या करूं, क्या आपको सामने इतना बड़ा किचन दिखाई नहीं दे रहा है, आपको जो पसंद है आप खुद जाकर बना लीजिए, मैं कोई आपकी नौकर नहीं है जो आपके इशारे में नाचूं। अब मैं वो पहली वाली आर्या नहीं जिसे आप जब चाहे अपने इशारों में नचा सके, समझे आप। ये बोलकर आर्या ने रुद्रम के हाथ से अपना बाउल ले लिया, वापस अपनी मैगी खाने लगी। वही रुद्रम जो अभी तक शांत था और आर्या के शांति से पेश आ रहा था, आर्या की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। आर्या की हिम्मत कैसे हुए उससे इस तरह बात करने की। गुस्से में रुद्रम अपना हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर मार दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ डाइनिंग टेबल पर रखा सारा सामान एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वही रुद्रम का ये रूप देखकर आर्या एकदम से कौंप गए। आर्या खुद को संभाल पाती उससे पहले ही रुद्रम बिना किसी वार्निंग के आर्या को अपनी गोद में उठा लाया और सीधे आर्या को हॉल में ले गया। ये देखकर आर्या और डर गए और घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन इस वक्त रुद्रम का गुस्सा उस पर हावी हो चुका था, उसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आर्या ने जो उससे कहा था, बस उसके कान में बस वही बात गूंज रही थी। हॉल में पहुंचकर रुद्रम ने एकदम गुस्से से आर्या को सोफे पर पटक दिया और रुद्रम के ऐसे करने से आर्या के मुंह से एक आह निकल गई, क्योंकि आर्या रुद्रम के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से उसका सिर टेबल से लग गया। दर्द के मारे आर्या के आंख में आंसू आ गए, पर रुद्रम को इस समय आर्या की आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, न ही उसे अभी उससे कोई लेना देना था। उसका दिमाग ये सोचकर खराब होता जा रहा था जो आर्या ने उससे थोड़ी देर पहले कहा था, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो उसकी इशारे पे नाचूं। वो उसकी नौकर नहीं पर उसकी पत्नी तो थी, तो क्या एक पत्नी का धर्म नहीं होता है, उसका पति दिन भर से थका हारा घर आया है तो उसके लिए खाना बनाए। पर इन सब में रुद्रम शायद ये भूल गया था कि उसने इतने सालों में उसने आर्या कभी पत्नी मना ही नहीं, न ही उसे कोई पत्नी का दर्जा दिया, बल्कि उसके साथ नौकरों से भी गंदा व्यवहार किया। तो अब वो किस हक से बोल रहा था कि आर्या उसकी बीवी और उसका फर्ज बनता है उसकी सेवा करना। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो बिना रुके बस रोए ही जा रही थी। आर्या का इस तरह रोता देख रुद्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो आर्या की दोनों गालों को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, वाइफी तुम तो इस तरह रही हो जैसे मैंने तुम्हें कितना मारा हो, मैंने तो तुम्हें बस खाना बनाने को कहा था, क्या मैं अपनी पत्नी को इतना भी नहीं बोल सकता हूँ। वही रुद्रम का गुस्सा देखकर आर्या डर गई और वो और जोर जोर से रोने लगी। रुद्रम कसकर चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा वाइफी चुप हो गए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे वही पहले वाला रुद्रम बनने पे मजबूर कर रही हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं आजकल तुमसे जितना अच्छे से पेश आ रहा हूँ तुम मुझे उतना ही उल्टा जवाब दे रही हो। ठीक है, मैंने माना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि उन सब में तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं, पर अब जब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम हर बार मुझे उल्टा जवाब देकर गुस्सा दिला देती हो।
पहले जब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता था तो तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम चाहती क्या हो, रुद्रम लगभग चिल्लाते हुए बोला। आर्या रुद्रम इतने गुस्से में देखकर कौप रही थी, पर उसने भी सोच लिया था कि वो आज कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आज अगर उसने हार मान तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। आर्या रुद्रम को खुद से दूर झटकते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, आज़ादी आज़ादी चाहिए मुझे आपसे, समझे आप? आज़ादी क्या आप दे सकते हैं मुझे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आर्या के मुंह से आज़ादी सुनकर रुद्रम एकदम से सुन्न हो गए। उसने आर्या को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, पर आर्या के मुंह से आज़ादी शब्द सुनते ही रुद्रम का सारा गुस्सा जैसे पल भर में गायब हो गया। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। रुद्रम आर्या को देखते हुए बोला, क्या कहा वाइफी तुमने? आर्या फुट कर रोते हुए बोली, सही सुना आपने, मुझे आपसे आज़ादी चाहिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आपने पूछा था कि क्या किया है आपने हमारे साथ, तो सुनिए आपने कत्ल किया है मेरा, मेरे स्वाभिमान का, मेरे सपनों का, मेरे जमीर का। आपके वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। भले ही मेरा पास आपके जितना पैसा नहीं था, पर मेरे पास मेरी इज्जत थी, जो अपने गुस्से में आकर उसे बेरहमी से अपने पैरों तले रौंद दिया। फिर आर्या घुटन भरी आवाज में बोली, आपकी वजह से मैं इस घर में कैद होकर रह गई हूँ। न किसी से मिल सकती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ, न ही किसी से बात करके अपना दुख कम कर सकती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपका मेरा किसी से बात करना पसंद नहीं है। रुद्रम अग्निहोत्री, मैं एक इंसान हूँ, न कि कोई कठपुतली जो आपके इशारों पे नचूं, पर आपको किसी से क्या लेना देना है, क्योंकि उसके लिए दिल होना चाहिए जो आपके है ही नहीं, तो आप मेरी तकलीफ को समझेंगे। रुद्रम आर्या के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर हैरान था। उसे पता ही नहीं चला कि उसे खुद के पास रखने के चक्कर में उसने उसे इस घर में कैद कर दिया था, उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। मगर आर्या का अभी हुआ कहाँ था, वो आज चुप नहीं रहने वाली थी। आर्या अपने आंसू अपने हाथों से पूछते हुए आगे बोली, इतना सब करके भी आपको चैन नहीं मिला? आपको मुझे इतने सालों तक उस बात की सजा दी जो मैंने कभी की ही नहीं, वो भी कैसे? मेरा साथ रोज रात वही दरिंदगी दिखार, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती, पर कभी आपने मेरे बारे में सोचा? अरे कभी पूछा कि मेरा भी ये सब करना का मन है भी कि नहीं? और अगर कभी हिम्मत करके मैंने आपको कभी मना किया तो आपने उससे भी बुरा मेरा साथ व्यवहार किया। वैसे भी आपको कभी मुझे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि आपने कभी मुझे अपनी बीवी माना नहीं। आपके नज़र मैं बस आपके नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली हूँ, जिसका काम आपको खुश करना है। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, रोज मुझसे जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाए। आपके नज़र मैं एक खिलौना हूँ जिसे आप जब चाहे इस्तेमाल किया, और जब मन भर गया तो किसी कचरे की तरह फेंक दिया। फिर आपने आज किस हक से कहा कि मैं आपको बीवी हूँ, और बीवी होने के नाते क्या मेरा धर्म नहीं आपके लिए खाना बनाए? तो मिस्टर रुद्रम अग्निहोत्री, क्या आपने मुझे कभी बीवी होने का हक दिया? बस वाइफी कहने से मैं आपकी बीवी नहीं हो गए। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे पेश आते हैं कि मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी कोई खरीदी हुई चीज़ हूँ। बस बहुत हो गया, अब मुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने सोचा था कि आप बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। आप कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए मैं अब कुछ नहीं चाहती हूँ। मुझे बस आपसे आज़ादी चाहिए, आप मुझे जाने दीजिए। आर्या पूरी तरह टूट चुकी थी, उसे बस कैसे भी कैसे रुद्रम से दूर जाना था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतना बोल आर्या ने अपने हाथ जोड़ लिए। इतना बोलकर वो आगे की, तभी उसे अपने पैर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ और मुंह से एक आह निकल गए। आर्या ने अपने पैर की तरफ, जो बुरी तरह से सूजा हुआ था, शायद रुद्रम के साथ हाथापाई में उसे चोट आ जाए थी, जिसका एहसास उसे अब हो रहा है। साथ ही साथ उसे अपने सिर में तेज दर्द हो रहा था, शायद उसे वहां भी चोट आई थी। आर्या अपने पैर के चोट को रुद्रम को दिखाते हुए बोली, देखिए अब यही बच गया है, वैसे भी आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आपने मुझे 2 सालों में चोट के सिवा दिया ही क्या है? आर्या रुद्रम को ताना मारते हुए बोली। आर्या की चीख सुनकर रुद्रम जल्दी से आर्या के पैर के पास बैठते हुए उसके चोट वाले पैर को पकड़ते हुए बोला, वाइफी दिखाओ मुझे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? आर्या जल्दी से अपना पैर पीछे लेते हुए बोली, बस कीजिए अपना ये झूठा दिखावा। मुझे पता है आपको मेरी कोई चिंता नहीं है, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी सच में चिंता है तो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आर्या रोते हुए बोली। रुद्रम से अब और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्या का इस बार खुद से दूर जाने की बात करना, ऐसे कैसे वो उसे आज़ाद कर दे? उसने उससे शादी की थी, वो उसकी बीवी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। आर्या कोई नहीं होती ये डिसाइड करने वाली कि वो उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा वो कहीं नहीं जा सकती थी। रुद्रम कसकर आर्या के बालों को पकड़ते हुए खुद के एकदम करीब करते हुए अपना पागलपन भरी आवाज में बोला, आज तो बोल दिया वाइफी, पर अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से खुद से दूर जाने वाली बात सुनी तो मुझे बुरा कोई होगा।
वाइफी, तुमने मेरा अभी तक मेरा डेविल साइड देखा नहीं है। तुम भूल मत कि मैं कोई हूँ और दुनिया मुझे क्या कहती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने दिल दिमाग से मुझसे दूर जाने की बात निकाल दो। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। ठीक है, तुम्हें इस घर में घुटन होती है, तुम्हें एक कैदी जैसा महसूस होता है, तो आज से तुम जो चाहे कर सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, जिससे चाहे बात कर सकती हो, तुम्हारे जो सपने पूरे कर सकती हो। लेकिन तुम्हें ये सब कम अपने लिमिट में रहकर करनी जोगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। और वाइफी, जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे दूसरे आदमियों से बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए जितना हो सके दूसरे आदमी से दूर रहना। अगर मैंने कभी तुम्हें किसी गैर आदमी के साथ देखा तो समझ लेना कि वो तुम्हारी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। आर्या की आज़ादी अब कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी आर्या और जिंदगी में। आर्या की चीख सुनकर रुद्रम जल्दी से आर्या के पैर के पास बैठते हुए उसके चोट वाले पैर को पकड़ते हुए बोला, वाइफी दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ चोट लगी है। आर्या जल्दी से अपना पैर पीछे लेते हुए बोली, बस कीजिए अपना ये झूठा दिखावा, मुझे पता है आपको मेरी कोई चिंता नहीं है, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी सच में चिंता है तो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आर्या रोते हुए बोली। रुद्रम से अब और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आर्या का इस बार बार खुद से दूर जाने की बात करना। ऐसे कैसे वो उसे आज़ाद कर दे, उसने उससे शादी की थी, वो उसकी बीवी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। आर्या कोई नहीं होती ये डिसाइड करने वाली कि वो उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा वो कहीं नहीं जा सकती थी। रुद्रम कसकर आर्या के बालों को पकड़ते हुए खुद के एकदम करीब करते हुए अपना पागलपन भरी आवाज में बोला, आज तो बोल दिया वाइफी, पर अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से खुद से दूर जाने वाली बात सुनी तो मुझे बुरा कोई होगा। वाइफी, तुमने मेरा अभी तक मेरा डेविल साइड देखा नहीं है। तुम भूल मत कि मैं कोई हूँ और दुनिया मुझे क्या कहती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने दिल दिमाग से मुझसे दूर जाने की बात निकाल दो। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। ठीक है, तुम्हें इस घर में घुटन होती है, तुम्हें एक कैदी जैसा महसूस होता है, तो आज से तुम जो चाहे कर सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, जिससे चाहे बात कर सकती हो, तुम्हारे जो सपने पूरे कर सकती हो। लेकिन तुम्हें ये सब कम अपने लिमिट में रहकर करनी जोगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। और वाइफी, जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे दूसरे आदमियों से बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए जितना हो सके दूसरे आदमी से दूर रहना। अगर मैंने कभी तुम्हें किसी गैर आदमी के साथ देखा तो समझ लेना कि वो तुम्हारी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। वही दूसरी तरफ सोनाली ऋषभ को गले लगते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? सच में मुझे नहीं पता कि सिया को हमारे बारे में इतने जल्दी पता चल जाएगा और वो तुमसे इस तरह एंगेजमेंट तोड़ देगी। सोनाली अभी भी हैरान थी, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे ये बात अच्छे से पता था कि सिया ऋषभ के प्यार में पागल थी। वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, तो फिर वो इतने आसानी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कैसे मन गए? उसे तो लगा था कि अगर सिया को उसके और ऋषभ के बारे में पता भी चल गया तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो बस उस पर गुस्सा करेगी और फिर हमेशा की तरह ऋषभ उसे मना लेगा, पर ऐसा कुछ भी हुआ, बल्कि सिया ने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। सोनाली को इससे कोई लेना देना नहीं था कि सिया ने ऋषभ से एंगेजमेंट क्यों थोड़ी, बल्कि उसके वजह से ऋषभ की कंपनी को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे उससे मतलब था, क्योंकि उसे ऋषभ से कोई प्यार व्यार नहीं था, वो बस एक जरिया था उसे उस मुकाम तक पहुंचने का जहां वो पहुंचना चाहती थी। सोनाली को नहीं पता था कि इन सब के पीछे आरोही का हाथ था, उसने ही सिया को ऋषभ से एंगेजमेंट तोड़ने को कहा था। अगर उसे पता चल जाता कि इन सब के पीछे आरोही है तो वो गुस्से से पागल हो जाती। सोनाली फिर झूठे आंसू बनाते हुए बोली, और तोड़ आरोही को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, उसे भी लगता है कि मेरे वजह से सिया ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आरोही का नाम सुनते ही ऋषभ की आंखें से कोल्ड हो गए। ऋषभ अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम जितना हो सके उस बदसूरत लड़की से दूर रहा करो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऋषभ और सोनाली को अभी तक वो कैंपस वाले इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो दोनों ही आज कॉलेज नहीं आए थे। पर वो मेरी बहन है और मैं तो और उससे बहुत प्यार करती हूँ, सोनाली दुखी होती हुए बोली। ऋषभ बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बदसूरत लड़की और तुम बहन कैसे हो सकते हो। कहा, तुम परी की तरह खूबसूरत। कहा वो, प्लीज मेरे सामने उस लड़की की बात मन किया करो, उसका नाम सुनते ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसके वजह से हमारे बीच में कोई लड़ाई हो, इसलिए अपना
मूड ठीक करो, और रही बात सिया और बिजनेस की, तो वो सब तुम मुझसे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम बस ये सोचो कि आगे जाके तुमने बड़ा और पॉपुलर स्टार कैसे बनना है। उसके बाद ये जो लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं वही तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। वही ऋषभ की बात सुनकर आरोही की आंखें चमक उठी। आरोही बोली, क्या सच में एक पॉपुलर स्टार बनूंगी? ऋषभ बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें पॉपुलर और सबसे सुंदर एक्ट्रेस बनाने में मदद करूंगा। वही दूसरी तरफ सिया जब फ्री हुए तो उसने आरोही को कॉल किया। उसे इस समय बहुत ही बुरा लग रहा था। जब आरोही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे वहां से जाना पड़ा। आरोही ने उसकी तब मदद की थी जब उसके अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। उस समय वो उसके लिए किसी अजनबी से कम नहीं थी, लेकिन अब वो उसकी बहन की तरह थी। सिया आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम ठीक हो न? भले आरोही हमेशा की तरफ चील नजर आ रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन सिया ये बता सकती थी आरोही ने अपने दिल में बहुत से राज छुपा रखे हैं और उसमें से एक राज उसके चेहरा भी था। जरूर आरोही के पास अपनी कुछ वजह होगी, वरना कौन इंसान अपना ये खूबसूरत चेहरा छुपाना चाहेगा, उसकी जगह भयानक मेकअप करेगा। लेकिन अब जब पूरे कॉलेज के सामने उसका असली चेहरा आ गया था तो क्या वो सच में ठीक थी? आरोही ने एक नज़र सिया की तरफ देखा जो सच में काफी परेशान लग रही थी। ये देखकर आरोही एक गहरी लेते हुए बोली, सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिया बोली, क्या सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? पर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम सबको अपना ये असली चेहरा दिखाने से इतना डरती क्यों हो? मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो, कोई भी लड़का तुम्हें देखेगी को खुद को तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर बहुत ही पजेसिव है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आदमी मुझे एक नज़र उठाकर देखे। तो तुम खुद सोचे, उन्हें जब इस बारे में पता चलेगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? सिया ने जब ये सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से तो ये एक अच्छी बात थी कि इससे पता चलता था कि आरोही का पति उससे कितना प्यार करता है। आरोही बता सकती थी कि सिया का सोच रही होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष उसे लेकर इतना पोसेसिव था कि अगर उसने उसे किसी लड़के के करीब देख लिया तो वो उस लड़के जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। आरोही को पता था कि उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए जल्द से जल्द कुछ कारण होगा, वरना उसकी कब्र खुदनी तय है। वही दूसरी तरफ सोनाली ऋषभ को गले लगते हुए बोली, क्या हुआ बेबी? क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? सच में मुझे नहीं पता कि सिया को हमारे बारे में इतने जल्दी पता चल जाएगा और वो तुमसे इस तरह एंगेजमेंट तोड़ देगी। सोनाली अभी भी हैरान थी, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे ये बात अच्छे से पता था कि सिया ऋषभ के प्यार में पागल थी। वो उस पे आंख बंद करके विश्वास करती थी, तो फिर वो इतने आसानी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कैसे मन गए? उसे तो लगा था कि अगर सिया को उसके और ऋषभ के बारे में पता भी चल गया तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो बस उस पर गुस्सा करेगी और फिर हमेशा की तरह ऋषभ उसे मना लेगा, पर ऐसा कुछ भी हुआ, बल्कि सिया ने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। सोनाली को इससे कोई लेना देना नहीं था कि सिया ने ऋषभ से एंगेजमेंट क्यों थोड़ी, बल्कि उसके वजह से ऋषभ की कंपनी को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे उससे मतलब था, क्योंकि उसे ऋषभ से कोई प्यार व्यार नहीं था। वो बस एक जरिया था उसे उस मुकाम तक पहुंचने का जहां वो पहुंचना चाहती थी। सोनाली को नहीं पता था कि इन सब के पीछे आरोही का हाथ था। उसने ही सिया को ऋषभ से एंगेजमेंट तोड़ने को कहा था। अगर उसे पता चल जाता कि इन सब के पीछे आरोही है तो वो गुस्से से पागल हो जाती। सोनाली फिर झूठे आंसू बनाते हुए बोली, और तोड़ आरोही को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, उसे भी लगता है कि मेरे वजह से सिया ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आरोही का नाम सुनते ही ऋषभ की आंखें से कोल्ड हो गए। ऋषभ अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम जितना हो सके उस बदसूरत लड़की से दूर रहा करो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऋषभ और सोनाली को अभी तक वो कैंपस वाले इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो दोनों ही आज कॉलेज नहीं आए थे। पर वो मेरी बहन है और मैं तो और उससे बहुत प्यार करती हूँ, सोनाली दुखी होती हुए बोली। ऋषभ बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बदसूरत लड़की और तुम बहन कैसे हो सकते हो। कहा तुम परी की तरह खूबसूरत। कहा वो प्लीज मेरे सामने उस लड़की की बात मन किया करो, उसका नाम सुनते ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसके वजह से हमारे बीच में कोई लड़ाई हो, इसलिए अपना मूड ठीक करो। और रही बात सिया और बिजनेस की, तो वो सब तुम मुझसे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम बस ये सोचो कि आगे जाके तुमने बड़ा और पॉपुलर स्टार कैसे बनना है। उसके बाद ये जो लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं वही तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। वही ऋषभ की बात सुनकर आरोही की आंखें चमक उठी। आरोही बोली, क्या सच में एक पॉपुलर स्टार बनूंगी? ऋषभ बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें पॉपुलर और सबसे सुंदर एक्ट्रेस बनाने में मदद करूंगा।
वहीं दूसरी तरफ सिया जब फ्री हुए तो उसने आरोही को कॉल किया। उसे इस समय बहुत ही बुरा लग रहा था। जब आरोही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे वहां से जाना पड़ा। आरोही ने उसकी तब मदद की थी जब उसके अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। उस समय वो उसके लिए किसी अजनबी से कम नहीं थी, लेकिन अब वो उसकी बहन की तरह थी। सिया आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम ठीक हो न? भले आरोही हमेशा की तरफ चील नजर आ रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन सिया ये बता सकती थी आरोही ने अपने दिल में बहुत से राज छुपा रखे हैं और उसमें से एक राज उसके चेहरा भी था। जरूर आरोही के पास अपनी कुछ वजह होगी, वरना कौन इंसान अपना ये खूबसूरत चेहरा छुपाना चाहेगा, उसकी जगह भयानक मेकअप करेगा। लेकिन अब जब पूरे कॉलेज के सामने उसका असली चेहरा आ गया था तो क्या वो सच में ठीक थी? आरोही ने एक नज़र सिया की तरफ देखा जो सच में काफी परेशान लग रही थी। ये देखकर आरोही एक गहरी लेते हुए बोली, सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिया बोली, क्या सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? पर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम सबको अपना ये असली चेहरा दिखाने से इतना डरती क्यों हो? मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो, कोई भी लड़का तुम्हें देखेगी को खुद को तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर बहुत ही पजेसिव है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आदमी मुझे एक नज़र उठाकर देखे। तो तुम खुद सोचे, उन्हें जब इस बारे में पता चलेगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? सिया ने जब ये सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से तो ये एक अच्छी बात थी कि इससे पता चलता था कि आरोही का पति उससे कितना प्यार करता है। आरोही बता सकती थी कि सिया का सोच रही होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष उसे लेकर इतना पोसेसिव था कि अगर उसने उसे किसी लड़के के करीब देख लिया तो वो उस लड़के जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। आरोही को पता था कि उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए जल्द से जल्द कुछ कारण होगा, वरना उसकी कब्र खुदनी तय है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम ने भले ही आर्या को बाहर जाने की आज़ादी दे थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसने आर्या को खुद से दूर कर दिया था। आर्या अभी भी उसकी पत्नी थी और उसे अभी भी वो करना होगा जो एक पत्नी का धर्म होता है। रुद्रम आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अब जल्दी से मुझे किस करो। वो वाइफी भी पैशनेट। वैसे भी आज आर्या के वजह से पहले ही उसका दिमाग काफी खराब हो गया, अब यही एक चीज थी जो उसे शांत कर सकती थी। वही आर्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे रुद्रम को घूर रही थी। क्या ये आदमी इंसान भी था? अभी थोड़ी देर पहले कैसे उस पर गुस्सा कर रहा था, अब देखो उसे किस करने को बोल रहा है। आर्या रुद्रम को मना करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं। उसे डर था कि कहे उसके मना करने से रुद्रम को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उससे आज़ादी छीन ली तो नहीं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ रुद्रम के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और उसके सख्त होठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए। उसके बाद वो धीरे धीरे किसी लोलीपॉप की तरह उसके होठों को चूसने लगी, क्योंकि उसे उसके अलावा कुछ और आता ही नहीं था। वो कभी रुद्रम के अपर लिप को अपने होठों से चूसती तो कभी नीचे वाले को। रुद्रम तो बस अपनी आंखें बंद किए आर्या को महसूस कर रहा था। उसे आर्या का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसे सामने से किस किया था। उसे पता नहीं इस समय एक अलग सी ही न बना करने वाली खुशी महसूस हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक आर्या ऐसे ही करती रही। आर्या को पता ही नहीं चला कि वो कब रुद्रम के होठों को चूसने की जगह चबाने लगी। आर्या को ये करना बहुत अच्छा लग रहा था। वही रुद्रम से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कस आर्या उसके सिर से पकड़ लिया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। वही रुद्रम के ऐसा करने से आर्या एकदम से हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ रुद्रम की तरफ देख रही थी। क्या वो नहीं थी जा रुद्रम को किस कर रही थी? तो अब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि रुद्रम उसे किस कर रहा? अब आर्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और जब रुद्रम ने आर्या को छोड़ दिया, रुद्रम के छोड़ते ही आर्या ने अपना छोटा सा चेहरा रुद्रम की छाती में छुपा लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आर्या जोर जोर से सांस ले रही थी, जिस वजह से आर्या की सीना ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे रुद्रम साफ महसूस कर रहा सकता था। थोड़ी देर बाद जब रुद्रम ने देखा कि आर्या अब शांत हो गई है और वो एकदम से उसके आते हुए बोला, वाइफी सच में तुम्हें बिल्कुल भी किस करना नहीं आता है? मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। इतना बोल ही रुद्रम आर्या को पैशनेट किस करने लगा और साथ साथ वो आर्या को सीखा भी रहा था कि किस कैसे करते हैं। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। पता नहीं कितनी देर तक दोनों के होंठ के दूसरे के होठों से जुड़े रहे। दोनों के जीभ आपस में उलझे हुए थे। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हुए। रुद्रम के हाथ आर्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, साथ ही साथ वो उन्हें चूम भी रहा था। कभी वो उसकी गर्दन को चूमता को कभी कमर को। रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के मुंह से न चाहते हुए मुंह से सिसकियां निकलने रही थी।
वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था क्योंकि वो आज प्यार से आर्या के साथ वो सब करना चाहता था। वो उसे सब फील करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आर्या इस खूबसूरत पल के एंजॉय करे। वही आर्या के हाथ रुद्रम के बालों को सहला रहे थे। आर्या के लिए ये सब नया था क्योंकि रुद्रम कभी भी उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आता था। जिस वजह रुद्रम के ऐसा करने से वो आर्या को लग रहा था कि वो आज एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से कब रुद्रम का नाम निकल गया और आर्या के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रम एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसका नाम लिया था। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। उसके बाद वो ऊपर आ गया क्योंकि अब उससे आर्या में समा जाने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। रुद्रम ने आर्या की तरह जो बुरी तरह हाफ रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। ये देखकर रुद्रम के चेहरे पे की स्माइल आ गई और उसने अपने होंठ आर्या के होठों पर रख दिए कि तभी आर्या के मुंह से एक चीख निकल गई, पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गए। रूम का माहौल गर्म हो चुका था। रूम में बस अब आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज सुनाई दी रही थी। 1 घंटे बाद आर्या अब थक चुकी थी। उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। ऐसा लग रहा था रुद्रम पर कोई नशा सा छा गया था। यही सिलसिला रात की लगभग 3 बजे तक चला। तब जाकर रुद्रम ने आर्या को छोड़ा। फिर रुद्रम उठा और आर्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बाथरूम में ले गया। फिर उसने आर्या को अच्छे से साफ किया और उसे एक कंफर्टेबल कपड़ा पहनाकर वापस से उसे बेड पर सुला दिया। फिर जाकर रुद्रम खुद भी फ्रेश हुआ और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। जब रुद्रम बाहर आया तो देखा आर्या सो चुकी है। उसके चेहरे पर थकन साफ साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा देख रुद्रम, जो किसी के लिए भी नहीं पिघलता था, जिसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव ही रहते थे, उसका चेहरा एकदम से नर्म हो गया। रुद्रम फिर आर्या के बगल में जकड़ लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ कर सो गया। आर्या भी रुद्रम के बाहों में किसी बच्चे की तरह जाकर समा गई और उसे पकड़कर गहरी नींद में सो गई। आज की रात दोनों के लिए कमाल की रात थी, बोले तो बेस्ट रात थी। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? आरोही जल्दी से दक्ष के पास गए और उससे थोड़ी दूरी बनकर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो इस समय उस छोटे से बच्चे की तरफ लग रही जो गलती करने पर अपने पेरेंट्स से डांट खाने के लिए तैयार रहता है। वही आरोही को इस तरह खुद से दूर देखकर दक्ष के भौहें सिकुड़ गए। उसने एक झटके के साथ आरोही को अपने तरफ खींच लिया और वही आरोही दक्ष के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो सीधे दक्ष के सीने से जा लगी। वही आरोही अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि दक्ष ने कसकर पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया और उसे चेहरे के अपने करीब लाकर वही सबके सामने उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। सिर्फ दक्ष ही जानता था कि उसने 1 हफ्ता आरोही के बिना कैसे बिताया था। उसने जानबूझकर आरोही को इग्नोर किया था क्योंकि उसे पता था कि एक बार वो आरोही से बात कर ली तो वो खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाएगा। और वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो जिस काम के लिए गया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वही दक्ष को इस तरह आरोही को किस करता देख सबकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी बड़ी हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ वो अपने आंखें से देख रहे हैं वो सच है, कोई सपना। कहाँ उन लोगों ने सोचा था कि आज आरोही को दक्ष से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उनके आंखों के सामने का नज़ारा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। वही वहां खड़े सर्वेंट ने जब ये सब देखा तो शर्म से मारे सबकी आंखें नीचे हो गए। उसके बाद वो सब वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो गए। दक्ष बहुत ही एग्रेसिवली आरोही को किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आरोही को निकल जाना चाहता हो। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वो छटपटा रही थी, पर दक्ष उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। दक्ष ने वैसे ही किस करते हुए आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और दक्ष के इस तरह करने से आरोही डर गए और डर के मारे उसने कसकर दक्ष को पकड़ लिया और अपने दोनों पैर दक्ष की कमर के चारों ओर लपेट लिए। दक्ष ने भी आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया जिससे वो गिरे नहीं, पर इन सब में दक्ष ने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी और वो अभी भी उसी पैशन के साथ उसे किस कर रहा था, बल्कि समय के साथ उसका पैशन बढ़ता ही जा रहा था। तभी दक्ष की नज़र वहां खड़े शौर्य पर गए जो उन्हें ही घूर रहा था। ये देखकर दक्ष ने उसे एक कोड दिया। वही दक्ष के इस तरह देखने से शौर्य अपने होश में आया। उसने दक्ष को अपने दांत दिखा दिए और वो वहां से 9-2-11 हो गया। उसे पता था कि वो एक भी और यहाँ रुका तो ये राक्षस उसे कच्चा ही चबा जाएगा। ऊपर से वो उन दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। दक्ष को कोई सबसे अच्छी तरह से जानता था, वो शौर्य था। वो जानता था कि दक्ष कितना अकेले है और उसे किसी के साथ की कितनी ज़रूरत है।
वो तो हमेशा से चाहता था कि दक्ष की जिंदगी में कोई आए और उसकी उसे जीना सिखा, उसे बताए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरोही के आने से पहले दक्ष किसी रोबोट के काम नहीं था। उसकी जिंदगी काम से शुरू होकर काम पर खत्म हो जाती थी। उसे किसी ने कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि अपने परिसर से भी नहीं। जब उसे पता चला था कि दक्ष शादी कर रहा था, वो जितना हैरान था उससे ज्यादा ही खुश था और उम्मीद कर रहा था कि उस लड़की के आने की वजह से शायद दक्ष बदल जाए, और आज लग रहा था कि दक्ष सच में बदल रहा है। उसकी जिंदगी में अब कोई था जो उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज शौर्य ने दक्ष के आंखों में आरोही के एक अलग सा ही जुनून देखा था। दक्ष आरोही को वैसे ही किस करते हुए ऊपर कमरे में ले गया। रूम में पहुंचकर दक्ष ने आरोही को बेड पर फेंक दिया। वही दक्ष के इस तरह करने के आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई। बेड बहुत सॉफ्ट था जिस वजह से आरोही को कोई चोट नहीं आए। आरोही अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि दक्ष उसके ऊपर आ गया और उसे फिर से किस करने लगा। इस बार की पहले वाले किस से अलग थी, वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो अपने किस के थ्रू आरोही को बताना चाह रहा हो कि उसने इन 1 हफ्तों में आरोही को कितना मिस किया। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और भी दक्ष का उसके किस में साथ देने लगी। उसने एक हाथ से दक्ष को कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में ले गए और उसे किस करने लगा। वही आरोही को रिस्पॉन्स करता देख दक्ष को बहुत अच्छा लगा और वो इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। दोनों में कोई भी एक दूसरों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों किसी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे ही 15 बीत गए पर वो दोनों अभी भी वैसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दक्ष को फील हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसकी लिप्स को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था। उसके इस तरह से बाइट करने से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकलने लगी। वही आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। आरोही वो पहली लड़की थी जिसे देखकर दक्ष चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही के अलावा आज तक कोई भी लड़की दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, वो जिससे चाहता उससे शादी कर सकता था, पर फिर भी उसने आरोही जैसे सिंपल लड़की से शादी की जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। दक्ष को भी नहीं पता था कि उसे आरोही में क्या पसंद था, आरोही में ऐसा क्या था जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बस वो इतना जानता था कि इस दुनिया में आरोही के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं जो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। वही जब दक्ष ने और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके के साथ आरोही के टॉप को फोड़ दिया और अब आरोही की गोरी मखमली स्किन दक्ष के सामने थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वो घबरा गई और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था जब वो दक्ष के इतना क्लोज आए थी। पिछली जिंदगी में तो उसके और दक्ष के बीच में सब कुछ हुआ था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जब वो सब हुआ था तो वो नशे में थी और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गए थी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए ये सब नया था, जिस वजह से उसे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे दक्ष के करीब आने से प्रॉब्लम थी, वो बस अभी शायद इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं, पर उसके मन में अभी भी कुछ झिझक बाकी थी। ऑफकोर्स वो दक्ष से बहुत प्यार करती थी, पर वो उससे पहले चाहती थी कि वो दक्ष पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, उसके बाद उनके बीच वो सब तो अच्छा है। वो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना चाहती थी। वही दक्ष ने जब आरोही को इस शिमरता देखा तो उसके चेहरे एक छोटी सी न दिखने वाली स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुआ लिया। फिर आरोही के हाथ को उसके चेस्ट से हटाते हुए बोला, वाइफी तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हो? तुम भूलो मत कि वो चीज़ मेरी है, उसे छूने का, देखने का, प्यार करने का पूरा हक है मुझे। तुम मुझसे वो हक नहीं छीन सकती हो। वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही का मुंह खुला और खुला रह गया। साथ ही साथ उसे दक्ष की बात सुनकर शर्म भी बहुत आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तभी आरोही की नज़र दक्ष की तरफ गई, पर दक्ष की नज़र तो कहीं और ही थी और अपनी इंटेंस भरी नज़रों से उसे घूर रहा था। वही दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के गाल शर्म के लाल हो गए और वो दक्ष को धक्का देते हुए बोली, हब्बी आप बहुत ही बेशर्म हो, छोड़िए मुझे हो। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। फिर कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, वाइफी तुमने अभी मेरी बेहरमी देखी कहा है, पर कोई नहीं, बात नहीं। अब जब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म होना किसी कहते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए।
आरोही चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हूँ दक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उसकी पकड़ से छूटना तो दूर की बात है। थोड़ी देर बाद रूम में सिर्फ आरोही की सिसकियां की आवाज़ सुनाई दी रही थी। बीच में आरोही की कहराने की आवाज़ भी आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दक्ष आरोही को मीठा वाला प्यार कर रहा था। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं सकती थी क्योंकि दक्ष उसकी एक नहीं सुन रहा था। थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया। पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी और ऊपर से ये सब चीज़ों के लिए वो अभी बहुत छोटी भी थी और दक्ष को भी कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, इसलिए इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। आरोही मिरर के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या उसे मेकअप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सब ने उसका असली चेहरा देख किया था तो मेकअप करना थोड़ा अजीब नहीं होगा, लेकिन मेकअप न करना उससे भी बुरा था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने का बाद उसने मेकअप न करना का डिसाइड किया। वैसे भी सब ने उसका चेहरा देख लिया था तो ये सब करना का कोई फायदा नहीं था। आरोही जल्दी से रेडी हुए और कॉलेज के निकल गए। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही अपनी कंफ्यूज भरी नजरें से सामने देख रही थी क्योंकि आज कॉलेज के रोज से ज्यादा चहल पहल थी और कॉलेज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अपने सामने का नज़ारा देखते हुए आरोही खुद से ही बोली, आज कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? पर उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी एक लड़का अपने हाथ से गुलाब का फूल लिए उसके सामने अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, आरोही आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आरोही उस लड़के का इनएक्सपेक्ट प्रपोजल सुनकर पूरी तरह हैरान हो गए। तभी दूसरा लड़का आया और बहुत ही रोमांटिक वे में बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे ही एक के बाद एक लड़के आरोही को अपने ही अंदाज में प्रपोज कर रहे थे। हर तरफ बस शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। लड़के आपस में उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए झगड़ रहे थे कि क्यों आरोही उसकी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वो सब आरोही को कन्विंस करने की हर कोशिश कर रही थी। वही अपने सामने का नज़ारा देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। भले ही उसने इस चीज़ की उम्मीद की थी पर यह उससे बहुत ज़्यादा भयानक था। सच में भयानक। उसे ये सब देखकर डर लग रहा था। अगर गलती से भी दक्ष को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा दफना देगा। वैसे भी वो उससे बिना बताए हॉस्टल आने से पहले से ही नाराज था। दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है? पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते, जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी, जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग, जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। आरोही इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगी? क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? सॉरी रीडर्स, मुझे पता है मैं आजकल अच्छे से चैप्टर्स नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा वाला सॉरी। मेरे घर में फंक्शन है जिस वजह से मुझे लिखने का सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और जब तक मैं फ्री होती हूँ मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं कुछ लिख सकूँ। बस ये लास्ट चैप्टर है जो मैं छोटा दे रही हूँ क्योंकि कल से मैं फ्री हूँ तो आपको रोज की तरह लॉन्ग और नए चैप्टर मिलते रहेंगे। बस आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए।
थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज। अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। आरोही मिरर के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या उसे मेकअप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सब ने उसका असली चेहरा देख किया था तो मेकअप करना थोड़ा अजीब नहीं होगा, लेकिन मेकअप न करना उससे भी बुरा था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने का बाद उसने मेकअप न करना का डिसाइड किया। वैसे भी सब ने उसका चेहरा देख लिया था तो ये सब करना का कोई फायदा नहीं था। आरोही जल्दी से रेडी हुए और कॉलेज के निकल गए। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही अपनी कंफ्यूज भरी नजरें से सामने देख रही थी क्योंकि आज कॉलेज के रोज से ज्यादा चहल पहल थी और कॉलेज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अपने सामने का नजारा देखते हुए आरोही खुद से ही बोली, आज कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या, पर उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी एक लड़का अपने हाथ से गुलाब का फूल लिए उसके सामने अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, आरोही आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। आरोही उस लड़के का अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल सुनकर पूरी तरह हैरान हो गए। तभी दूसरा लड़का आया और बहुत ही रोमांटिक वे में बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनोगी। ऐसे ही एक के बाद एक लड़के आरोही को अपने ही अंदाज में प्रपोज कर रहे थे। हर तरफ बस शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। लड़के आपस में उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए झगड़ रहे थे कि क्यों आरोही उसकी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वो सब आरोही को कन्विंस करने की हर कोशिश कर रही थी। वही अपने सामने का नज़ारा देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। भले ही उसने इस चीज़ की उम्मीद की थी पर यह उससे बहुत ज़्यादा भयानक था। सच में भयानक। उसे ये सब देखकर डर लग रहा था। अगर गलती से भी दक्ष को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा दफना देगा। वैसे भी वो उससे बिना बताए हॉस्टल आने से पहले से ही नाराज था। दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है, पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते, जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी, जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग, जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। आरोही इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगी? क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है, पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती।
स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी, जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते, जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी, जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग, जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन आर्या अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी और रुद्रम के आने का इंतजार कर रही थी। आज 2 दिन हो गए रुद्रम घर वापस नहीं आया था, जिस वजह से आर्या को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उसे पता था कि ये उस दिन के झगड़े की वजह से था। सच में इस दिन उसने रुद्रम को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आर्या खुद से बोली, तुझे क्या जरूरत थी उन्हें इतना सब कुछ कहने की? उन्होंने तो बस तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, उसके लिए तूने पता नहीं उन्हें क्या क्या बोल दिया।